हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोविंदम क्लासेस सीकर में। इस जो यूट्यूब चैनल है इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करो शेयर। ये जो वीडियो आपके होने वाला आपके क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स का अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ तीन सब्जेक्ट के वीडियो डालेंगे हम क्लास 12th की, है ना, एनसीईआरटी के। तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब करो तो आपकी मर्जी एंड वीडियो ज़रूर देखो, सब्सक्राइब करो या ना करो वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिए। तो ये आज का लेसन आपके लेसन फर्स्ट विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसका वन शॉट वीडियो है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का आंकड़ा बढ़ाते रहिए। स्थिर वैद्युतिकी, सबसे पहले जो हेडिंग आपकी स्थिर वैद्युतिकी, तो स्थिर वैद्युतिकी होती क्या है वो जान ले पहले। तो यह एक शाखा मात्र है अर्थात विद्युत आवेश तथा क्षेत्र इसी शाखा से निकले हुए हैं, स्थिर वैद्युतिकी से। भौतिक विकास की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों तथा उन आवेशों के मध्य होने वाली क्रियाएं, अन्योन्य क्रियाएं, इसमें हम स्थिर आवेशों तथा उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाएं। अन्योन्य क्रियाएं क्या हो गई आपकी, जैसे आकर्षण प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण की क्रिया का अनुभव करते हैं अर्थात आकर्षण या प्रतिकर्षण का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है, आकर्षण या प्रतिकर्षण का अध्ययन ही आपके स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। फिर जो दूसरी हेडिंग आती है आपकी वो है आवेश, है ना। स्थिर विद्युत आवेश है ना, तो आवेश तो हमें जानना ही पड़ेगा होता क्या है। आवेश होता है एक अथवा एक से अधिक प्रोटोनों अर्थात प्लस प्रोटोनों तथा इलेक्ट्रॉनों का समूह है, ये आवेश कहलाता है। आवेश क्या हो गया, एक अथवा एक से अधिक प्रोटोनों या एक अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का समूह है, दोनों साथ हो वही कहलाता है आवेश। या तो पॉजिटिव में हो जाओ या नेगेटिव में हो जाओ। या दूसरी परिभाषा देखें तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो वस्तु अपने सामान्य व्यवहार से अलग व्यवहार दर्शाने लगती है। कोई वस्तु आवेशित हो जाती है तो वो अपने सामान्य व्यवहार से अलग व्यवहार दर्शाने लगती है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपके धनावेश जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, और दूसरा होता है आपके ऋणावेश, धनावेश और ऋणावेश। ऋणावेश पर हो गया आपके नेगेटिव चार्ज और धनावेश पर हो गया आपके पॉजिटिव चार्ज। धनावेश क्या हो गया, एक अथवा एक से अधिक प्रोटोनों का समूह है, और ऋणावेश एक अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का समूह है। तो ऋणावेश और धनावेश की बात समझ में आ गई। फिर देखते हैं हम घर्षण विद्युत। आगे हेडिंग आती है आपकी घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत, घर्षण विद्युत क्या होती है, घर्षण द्वारा वस्तुओं का आवेशित होना। घर्षण विधि आपको जानते हो, रगड़ने वाली विधि, किसी चीज़ को रगड़ाना, है ना, दो चीज़ों को आपस में रगड़ाना घर्षण कहलाता है। अर्थात घर्षण द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करना घर्षण विद्युत कहलाता है। जैसे दो विद्युतरोधी उदासीन वस्तुओं को आपस में घर्षित किया जाता है तो एक पर तो आ जाती है आपकी इलेक्ट्रॉन त्याग देती है और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है। जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हुई है वह तो हो जाती है धनावेशित, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हुई है वह हो जाती है आपके ऋणावेशित। उदाहरण देखें, जैसे उदाहरण घर्षण विद्युत आप जान गए होंगे। उदाहरण जैसे एक कांच की छड़ है, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घर्षित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से निकलकर रेशम के कपड़े पर स्थानांतरित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप कांच की छड़ धनावेशित तथा रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। इसी प्रकार एक बिल्ली की खाल और एबोनाइट वाली छड़ का है, एबोनाइट की छड़ या बिल्ली की खाल को घर्षित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बिल्ली की खाल से निकलकर एबोनाइट की छड़ पर चले जाते हैं, और एबोनाइट की छड़ जो है वो तो हो जाती है आपके ऋणावेशित और बिल्ली की खाल हो जाती है आपके धनावेशित। अब नोट वाली नोट डाल के पॉइंट लिखो आवेश के लिए, आवेश के लिए नोट। तो आवेश क्या है, एक स्थिर आवेश ना, जो स्थिर आवेश होता है
स्थिर आवेश में वेग क्या रहता है, v बराबर 0। एक जगह है तो वेग तो कुछ होगा ही नहीं, v बराबर 0 हो, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है ना, ये हो तो क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र, ओनली विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। फिर 2 नंबर पॉइंट देखो, अगर गतिमान हो आवेश, आवेश कैसा हो, गतिमान आवेश जो है वो क्या उत्पन्न करता है, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है आपके विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र भी। विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करता ही है, लेकिन साथ में वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र, है ना, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। फिर एक समान त्वरित आवेश, कोई एक समान त्वरित आवेश है, जैसे एक समान त्वरित, एक समान त्वरित आवेश क्या क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र प्लस चुंबकीय तरंग प्लस चुंबकीय तरंग। तो तीनों के बारे में बात हो गई, कौन क्या क्या उत्पन्न करता है। फिर आगे देखो, आवेश से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु देखें, स्पेशल स्पेशल पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था आपकी, आवेश जो है एक अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि। कौन, आवेश, आवेश एक अदिश राशि है। दूसरा पॉइंट देखें तो आवेश का संकेत चिन्ह होता है, आप या तो कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से आप आवेश को दर्शा सकते हो। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाता है, एस आई मात्रक हो जाता है आपके, ऐसा ही मात्रक हो जाता है आवेश का आपके कूलाम, और कूलाम को प्रदर्शित करते हो आप कैपिटल सी से प्रदर्शित कर सकते हो। फिर सीजीएस मात्रक क्या होता है, सीजीएस, सीजीएस मात्रक होता है आपके स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज जिसे कह सकते हो आप, ESU लिख सकते हो ना। और एक कूलाम का मान होता है आपके 3 × 10⁻⁹ कूलाम, किसमें, इसमें एक स्टैटिक सीजीएस मात्रक के रूप में, है ना। फिर आगे शुरू करते हैं, देखो तो आगे देखो तो कूलाम, कूलाम जो है आवेश का बड़ा मात्रक है। क्या रहता है 4 नंबर पॉइंट, कूलाम आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए इसे छोटे मात्रकों के रूप में लिखते हैं। 1 मिली कूलाम, जैसे 1 मिली कूलाम का क्या होता था आपकी 10⁻³ कूलाम। फिर 1 माइक्रो कूलाम, माइक्रो को म्यू से प्रदर्शित करते हैं, माइक्रो कूलाम को होता है आपके 10⁻⁶ कूलाम ना। फिर 1 नैनो कूलाम NC, 1 NC 10⁻⁹ कूलाम। और फिर आता है आपके 1 फर्मी FC 10⁻⁻12 कूलाम। फिर 5 नंबर पॉइंट आता है आपके आवेश का सबसे छोटा मात्रक। आवेश का सबसे छोटा जो मात्रक होता है, छोटा मात्रक किसका, आवेश का क्या होता है, फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन। और 1 फ्रैंकलिन बराबर क्या होता है, 1 कूलाम बराबर, 1 कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ फ्रैंकलिन। FR से आप फ्रैंकलिन को प्रदर्शित कर सकते हो। और फिर देखते हैं बड़ा मात्रक, बड़ा मात्रक आवेश का बड़ा मात्रक क्या हो जाता है, फेराडे। तो जिसमें कम अक्षर है वह तो बड़ा है, और जिसमें ज़्यादा अक्षर है वह छोटा है। 1 फेराडे बराबर होता है आपके 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम होता है। आवेश का अगर मात्रक और विमा देखें, 7 नंबर पॉइंट क्या हो जाएगा आपके, मात्रक व विमा। आवेश की मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक हो जाएगा आपके AMP × सेकेंड, AMP × सेकेंड, 1 कूलाम इज इक्वल टू, है ना।
1 कूलम इज इक्वल टू विमा क्या हो जाएगी, एएमपी की विमा हो गई आपकी A1 और सेकंड की विमा हो गई T1, तो A1 T1 हो जाएगी विमा। 7 नंबर पॉइंट समझ में आ गया। अब आगे एक सिद्ध करने वाली चीज़ देखिए कि सजातीय आवेशों में घटना प्रतिकर्षण की तथा विजातीय आवेशों में घटना आकर्षण की होती है। फिर आगे हम देखते हैं आवेशन की प्रक्रिया में केवल इलेक्ट्रॉन का ही स्थानांतरण होता है, न कि प्रोटॉन का। आवेशन की जो प्रक्रिया होती है आपकी आवेशन, उसमें जो है केवल इलेक्ट्रॉन का ही स्थानांतरण होता है, प्रोटॉन का नहीं होता है। इसका क्या कारण है? इसका यह कारण है क्योंकि जो प्रोटॉन है वो नाभिक के अंदर प्रबल नाभिकीय बल द्वारा बंधे होते हैं, जिन्हें तोड़ना आसान नहीं है। अर्थात जैसे आप कहो असंभव है, उन्हें तोड़ना क्या है, असंभव है। आवेशों की उपस्थिति का सह सूचन, आवेशों की उपस्थिति का सह सूचन आप किस प्रकार कर सकते हो वो देखो। तो सह सूचन आप कर सकते हो विद्युत पत्र, श्रवण पत्र विद्युतदर्शी से, इलेक्ट्रोमीटर, वोल्टमीटर, प्रक्षेप्य धारामापी के द्वारा कर सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं श्रवण पत्र विद्युतदर्शी की। श्रवण पत्र विद्युतदर्शी, श्रवण पत्र विद्युतदर्शी होता क्या है ना। श्रवण पत्र विद्युतदर्शी एक ऐसा प्रायोगिक उपकरण है जिसके द्वारा वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का सह सूचन होता है। हमने देखो सह सूचन में देखा है, तो सह सूचन ही होगा उस चीज़ का, सह सूचन होता है। श्रवण पत्र विद्युतदर्शी का चित्र देखो तो चित्र कुछ इस प्रकार से होता है ना। यहाँ कोई यहाँ लगा दिया सिक्का है, ये क्या हो गई, धातु की चकती हो गई। अब इसके पास हम कोई आवेशित छड़ लाते हैं, पॉजिटिव चार्ज की मान लो आवेशित छड़, ये कोई हो गई आपके चालक छड़, जिसमें से चालकता प्रदर्शित कर सकते हो। चालक कुछ चालक वो भी देख लेंगे। ये हो गया आपके कांच का जार, ये हो गए स्वर्ण पत्र, पतले पतले स्वर्ण पत्र हो गए। और क्या चीज़ आ गई, ये कुचालक ढक्कन आ गया, कोई कुचालक अर्थात जिसमें चालकता प्रवाहित न हो, कुचालक ढक्कन। अब अगर इस पर जो है इसकी क्रियाविधि देखते हैं और इसकी संरचना देखते हैं। संरचना हो गई आपके ये है ना, संरचना की थ्योरी देखो तो इसमें एक कांच का जार लिया है, फिर एक कुचालक ढक्कन लगा दिया है, और कुचालक ढक्कन को आप इस प्रकार बंद भी कर सकते हो, और उसमें से एक कोई चालक छड़ लगा दी ऊपर से इस प्रकार की, थोड़ी अंदर हो और थोड़ी बाहर हो, और चालक छड़ के अंतिम सिरे पर 2 लगा दिए स्वर्ण पत्र महीन, और आवेशित छड़ लाए कोई, तो आवेश प्रभावित करेगी, चकती से लग गया तो हो गया काम। फिर क्रियाविधि देखो, स्वर्ण पत्र अत्यंत पतले होते हैं तथा चालक प्रकृति के होने के कारण कम स्थिर विद्युत बल का प्रभाव भी आसानी से या शीघ्रता से प्रदर्शित करते हैं। जब किसी आवेशित वस्तु को धातु की चकती से स्पर्श करवाया जाता है तो आवेशित वस्तु का आवेश चकती से छड़ के माध्यम से प्लस 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 सारे में फैल जाता है, दोनों पर फैल जाता है, और स्वर्ण पत्रों का फैलना ही धातु की चकती से स्पर्श कराई गई वस्तु का परिणाम होता है। अब ये कितने दूर तक फैलते हैं उससे ही परिणाम पता चलता है। फिर आगे हम देखते हैं चालक, सुचालक और कुचालक, परावैद्युत पदार्थ। आगे आते हैं आपके सुचालक, कुचालक, अर्धचालक आदि। सुचालक पदार्थ, सुचालक पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनसे होकर आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है चालक पदार्थ कहलाते हैं, या सुचालक पदार्थ कहलाते हैं, है ना। सुचालक हो गई, आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है। कुचालक वे पदार्थ जिनसे होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है, यानी आसानी से नहीं होता, होता भी नहीं है, इस प्रकार कुचालक कहलाते हैं। सुचालक कौन कौन से हो गए, जैसे सुचालक में आ गया आपके चांदी, सर्वोत्तम सुचालक है मनुष्य शरीर और पृथ्वी, चांदी, मनुष्य, पृथ्वी। फिर कुचालक में आ गया जैसे रबड़ और प्लास्टिक, रबड़, प्लास्टिक, मोम, लकड़ी, लकड़ी अगर सूखी हो तो लकड़ी, है ना। फिर आता है आपके परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ कौन कौन से हो गए, परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ जो बिना चालन के विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं,
जिनमें चालन की प्रक्रिया नहीं होती फिर भी विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं। आवेशन की 3 विधियाँ होती है। फिर आता है आपके आवेशन। तो आवेशन की होती है आपकी 3 विधियाँ। 3 विधियाँ कौन कौन सी होगी? पहली होगी आपकी प्रेरण विधि, दूसरी होगी चालन विधि और तीसरी होगी आपके घर्षण विद्युत या घर्षण विधि। घर्षण विधि हमने पढ़ लिया पीछे, घर्षण विद्युत ही घर्षण विधि है। प्रेरण द्वारा आवेशन पढ़ लेते हैं। 1 नंबर प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है? प्रेरण द्वारा आवेशन किस प्रकार क्या होता है वो देखो। तो किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराए बिना अनावेशित वस्तु पर आवेशित वस्तु के विपरीत प्रकृति का बल या आवेश उत्पन्न करना ही प्रेरण कहलाता है ना। समझ गए? जैसे मान लो एक तो आपके अनावेशित वस्तु आपके पास और एक आवेशित वस्तु है, दोनों को टच कराए बिना, अर्थात ये आवेशित है और ये अनावेशित है, दोनों को टच कराए बिना, स्पर्श कराए बिना इस पर मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर नेगेटिव चार्ज लाना, अर्थात विपरीत प्रकृति का चार्ज लाना ही क्या कहलाता है? आपके प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। अगर आपको फुल वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल पर देख सकते हो, जीके गुरु गोविंदम। फुल वीडियो मिल जाएगा आपको वहाँ, तो आप देख सकते हो। स्पेशल पॉइंट जो हो जाएंगे इसके प्रेरण द्वारा आवेशन के, तो प्रेरण द्वारा आवेशन में वस्तु में भौतिक स्पर्श नहीं होता है। एक तो क्या नहीं होता है? भौतिक स्पर्श नहीं होता है, नहीं। दूसरा हो जाता है आपके प्रेरित वस्तु पर आवेश, दोनों पर विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। आवेश जो है दोनों वस्तुओं पर विपरीत प्रकृति का होता है। फिर 2 नंबर हेडिंग डाल लो, चालन द्वारा आवेशन ना। चालन द्वारा आवेशन क्या हो जाएगा? किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से स्पर्श करवाकर अनावेशित वस्तु पर आवेशित वस्तु के समान प्रकृति का आवेश टच करा दिया। अगर इस पर पॉजिटिव है तो इस पर भी पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। दोनों पर समान प्रकृति का आवेश लाना ही चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। इसके स्पेशल पॉइंट क्या हो जाएंगे? पहला तो हो गया भौतिक स्पर्श होता है, भौतिक स्पर्श क्या होता है। दूसरा हो गया आपके जैसे इस विधि में प्रेरक वस्तु और प्रेरित वस्तु दोनों पर समान प्रकृति का आवेश रहता है। दोनों वस्तुओं पर समान प्रकृति का रहता है आवेश। आवेश कैसा रहता है? समान प्रकृति का। फिर आगे देखें तो आगे आते हैं आपके आवेश के गुणधर्म। टॉपिक हमारा आवेश चल रहा है तो आगे आवेश के गुणधर्म। आवेश के गुणधर्म क्या क्या हो जाएंगे? आवेश के होते हैं आपके 3 गुणधर्म। कौन कौन से? एक तो होती है आपके आवेश की योज्यता, और दूसरी होती है आवेश संरक्षण नियम, और तीसरी होती है आपके आवेश का क्वांटमीकरण। तो वो देखते हैं। पहली क्या हो गई? योज्यता अर्थात योग। आवेश का योग किस प्रकार होता है? क्या आवेश का वह गुण है जिससे किसी विलगित निकाय का परिणामी आवेश यानी अंतिम मान का निकाय में उपस्थित विभिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात जैसे मान लो समेशन Q इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट 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 जितने भी आवेश हैं वो, ये हो जाएगा इसका सूत्र। विलगित निकाय नाम है। विलगित निकाय क्या होता है? जिस पर बाहरी बल का कोई प्रभाव न हो वो विलगित निकाय कहलाता है आपकी। और निकाय हो जाता है कण या पिंडों का समूह। निकाय याद रख लेना, कण या पिंडों का समूह है। और विलगित निकाय याद रख लेना, विलगित निकाय क्या हो गया आपके? समझ गया ना। विलगित निकाय होता है जिस पर बाहरी बल का कोई प्रभाव न पड़े। फिर देखिए आवेश संरक्षण नियम। आवेश संरक्षण नियम, आवेश संरक्षण नियम क्या कहता है कि न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता है। यह आवेश का वह गुण है जिसमें किसी विलगित निकाय का कुल आवेश का मान सदैव नियत रहता है। जैसे 2 आवेश हैं, उनमें से एक को कुछ दे दिया और एक को कुछ आवेश दे दिया तो उनका मान दोनों का न समान ही रहता है। परंतु निकाय का जो कुल मान है, वो कुल आवेश है, वो तो एक बराबर रहता है, लेकिन दोनों आवेशों का मान चेंज हो जाता है। ये समझ गए। आवेश का क्वांटमीकरण। फिर
क्वांटमीकरण देखें किस प्रकार होता है। कोई भौतिक राशि है, आवेश के सभी मानों को ग्रहण न करके बल्कि निश्चित मानों को ही ग्रहण करके क्वांटीकृत राशि कहलाती है। भौतिक राशि आवेश का जो पूरा मान है, जैसे आवेश का मान क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो अगर आप इसे 2 से गुणा कराओगे, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो ये 2 केवल इस निश्चित राशि से ही गुणा होगा, अर्थात 3.2 इंटू 10 की पावर -19। अगली राशि से गुणा नहीं होगा, अर्थात निश्चित मान से ही गुणा होता है। फिर आ जाता है आपके कूलाम का नियम। कूलाम का नियम देखो, फिर क्या आती है हेडिंग, कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम। कूलाम ने नियम दे दिया भैया। इस नियम के अनुसार स्थिर वैद्युत बिंदुवत आवेश के मध्य कार्यरत कूलाम्य बल, स्थिर वैद्युत बल, कूलाम्य बल कह दो या स्थिर वैद्युत बल कह दो, एक ही बात है। स्थिर वैद्युत बल का मान दो आवेशों की मात्राओं के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। जैसे मान लो ये हो गया आपकी ए और ये हो गया बी, है ना, बिंदु आवेश के कारण हो गया, ये हो गई दूरी आर। तो सूत्र क्या बनेगा, इस पर मान लो Q1 आवेश है और इस पर Q2 आवेश है, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा आपके Q1 Q2, ये तो गुणनफल हो गया, बट्टा R², और इस ये हो गया समानुपाती में है, ये तो व्युत्क्रमानुपाती में हो गया और ये समानुपाती में हो गया। जैसे तो इस समानुपाती के हटाने के लिए F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बट्टा R², और ये जो सूत्र आपके पूरे पाठ में काम आएगा। तो आप इसे स्टार पॉइंट लगा लो या कुछ भी, जैसा आपकी मर्जी हो। यहाँ के एक समानुपाती नियतांक है जिसे स्थिर वैद्युति का नियतांक कहते हैं, जिसका मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर के का मान देखो, अगर माध्यम कौन सा हो, के का मान अगर माध्यम हो वायु या निर्वात में, तो होता है 1/4πε0, और अगर के का मान हो विद्युतशीलता वाले किसी माध्यम में अर्थात एप्सिलॉन में, तो होता है मान 1/4πε। फिर हम आगे देखते हैं के का विमा और मात्रक। तो के की विमा क्या हो जाती है, पहले के का मात्रक देख लेते हैं। पहले के का मात्रक हो जाएगा, सूत्र आपके F बराबर के Q1 Q2 बट्टा R²। तो इसे इधर उधर कर दो तो के का जो मात्रक आएगा आपके N इंटू मीटर स्क्वायर बट्टा कूलाम स्क्वायर, और विमा क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी आपके M1L3 T-3 और A-1 T-4 सॉरी, ये ऊपर जाएगा तो इसका बन जाएगा। फिर नोट देखो, एप्सिलॉन नोट क्या होता है आपके निर्वात में विद्युतशीलता या वायु में विद्युतशीलता का मात्रक और विमा देखो। तो एप्सिलॉन नोट की जो वैल्यू होती है आपके 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर बट्टा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो देखो ये जो सूत्र है ये उल्टा है, तो इसकी विमा इसकी उल्टी हो जाएगी। तो विमा क्या हो जाएगी, M-1 L-3 T4 और A2, ये हो जाएगी आपकी विमा। और विमा को बंद कर दो, इससे कोष्टक में इसे भी कर दो। हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको नंबर दे दूंगा। या फिर आपके आता है कूलाम्य बल का सदिश रूप। कूलाम्य बल का सदिश रूप देखो, कूलाम्य बल का सदिश रूप, सदिश रूप में हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं। तो सूत्र तो आपको पता ही है, एफ सदिश इज इक्वल टू के Q1 Q2 बट्टा आर को ले लेते हैं परिमाण में, R² का परिमाण, तो गुणा क्या हो जाएगा R³ से। ये R के लिए तो R³ से हो जाएगा, वैसे I³ J³ अलग अलग होता रहता है गुणा। तो एफ सदिश का सूत्र निकल कर आएगा आपकी। R³ की वैल्यू क्या होती है,
क्योंकि आर कैप इज इक्वल टू होता है आपके आर सदिश बटा आर का परिणाम सदिश, है ना। तो ये इससे गुणा होगा तो एफ सदिश इज इक्वल टू के Q1 Q2 बटा आर सदिश की पावर आर परिणाम की पावर 3 डॉट आर सदिश, है ना। आर कैप की जगह आर सदिश हो जाएगा। फिर निर्वात में विद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो की परिभाषा देखो। निर्वात में विद्युतशीलता, निर्वात में विद्युत बल रेखाओं के गुजरने की क्षमता निर्वात में विद्युतशीलता कहलाती है। माध्यम की विद्युतशीलता EM हो जाएगी आपके माध्यम से विद्युत बल रेखाओं के गुजरने की क्षमता माध्यम की विद्युतशीलता कहलाती है। माध्यम की विद्युतशीलता E तथा निर्वात की विद्युतशीलता E0 का अनुपात परावैद्युतांक के बराबर होता है। E बटा E0 इज इक्वल टू होता है आपके ER यहाँ परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक, है ना। ये हो गया आपके परावैद्युतांक। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या देखें तो आगे देखें मानो समानता देखते हैं किसमें, स्थिर वैद्युत बल F सदिश FE सदिश व गुरुत्व बल FG में हम समानता और असमानता देखते हैं। पहले देख लेते हैं हम समानता, थोड़ा इधर ले आते हैं, इधर लाकर देख लेते हैं हम समानता। पहले समानता देखें, समानता देखो भैया, समानता क्या हो जाएगी, पहली समानता हो जाएगी दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करते हैं। आर स्क्वायर आता है 1/r स्क्वायर, अर्थात व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना। दोनों जो बल है व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करते हैं भाई। फिर दोनों बल केंद्रीय बल है, दोनों बल केंद्रीय बल है। असमानता देखो, असमानता हो जाए जैसे स्थिर वैद्युत बल की प्रकृति आकर्षण की या प्रतिकर्षण दोनों की है। जो एफ ई है उसकी प्रकृति क्या है, आकर्षण और प्रतिकर्षण। आकर्षण की भी हो सकती है और प्रतिकर्षण की हो सकती है, लेकिन एफ जी की जो प्रकृति है वो है ओनली आकर्षण की। एफ जी की प्रकृति ओनली आकर्षण की। फिर 2 नंबर असमानता देखो, एफ ई केवल स्थिर बिंदुवत आवेशों पर कार्य करता है जबकि एफ जी सभी आकार के पिंडों पर। एफ ई जो है किस पर रहता है, स्थिर बिंदुवत आवेश पर, जो बिंदु के रूप में हो वो। लेकिन एफ जी जो है वो सभी प्रकार के या सभी आकृति पर, सभी आकार के आवेशों पर कार्य करता है। 3 नंबर पॉइंट देखो, एफ ई बहुत बड़ा है एफ जी से, बहुत बड़ा है एफ जी से। देखो यानी 2 प्रोटॉन के लिए स्थिर वैद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक होता है, लगभग 10⁻36:1। जहाँ एफ ई का मान 10⁻36 है वहाँ एफ जी का मान केवल 1 है। फिर आगे देखो तो आगे बात आती है आपके अध्यारोपण का सिद्धांत आता है आपके आगे। तो रेड पेन से हेडिंग डालते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है आपके, अध्यारोपण का सिद्धांत बात कहता है आपके पास कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी निकाय में स्थित बहु आवेशों के कारण अभिष्ट आवेश या आवेश विशेष पर लगने वाला परिणामी बल का मान विभिन्न बलों के सदिश योग के बराबर होता है। जैसे मान लो कोई परिणाम वो है आवेश या निकाय है, उसमें बहुत सारे आवेश स्थित है, 5, 6, 10 कितने भी मान लो, उसके कारण एक आवेश पर अगर आपको मान निकालना है तो सभी का योग कर देना पड़ेगा। एफ सदिश इज इक्वल टू F1 सदिश प्लस F2 सदिश प्लस F3 सदिश डॉट 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 Fn सदिश तक, Fn सदिश तक चलता रहता है। चित्र में अक्षवाई तल में विभिन्न आवेश Q1 Q2 डॉट 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 Q1 तक दे रखे हैं। चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इसका जो मान निकल कर आएगा आपके, मान क्या आ जाएगा 3, हाँ वैल्यू आएगी फाइनेंशियल वैल्यू
F इज इक्वल टू आ जाएगा के Q1 Q0 है बट्टा बराबर नहीं सॉरी यहाँ आ जाएगा आपके बड़ा कोष्टक Q1 बट्टा R01 डॉट R01 के प्लस Q2 के लिए R02 और R02 के डॉट 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 Q1 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी R0n डॉट R0n के है ना R0n के ये आगे वाली दिखाई नहीं दे रही क्या थोड़ा सा इधर ले लेते हैं लो अब साफ दिख रहा है क्या फिर आगे देखते हैं बात आगे बढ़ाते हैं ना एक होता है आपके परीक्षण आवेश एक होता है स्रोत आवेश परीक्षण आवेश क्या होता है परीक्षण आवेश को हम प्रदर्शित करते हैं Q0 से Q0 को कहते हैं हम परीक्षण आवेश और स्रोत आवेश हो जाएगा आपके सीधा Q इज इक्वल टू स्रोत परीक्षण आवेश क्या होता है आपके परीक्षण आवेश होता है यह एक अल्पमान का काल्पनिक धनावेश होता है धनावेश के रूप में होता है और हम काल्पनिक रूप से इसे मानते हैं और जो यह है स्रोत आवेश वह आवेश जो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है स्रोत आवेश कहलाता है फिर आप क्या था विद्युत क्षेत्र नया नाम है विद्युत क्षेत्र ई सदिश विद्युत क्षेत्र किसी आवेश व आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वह आवेश या समूह किसी अन्य आवेश पर विद्युत बल लगा सकता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू एक सदिश राशि है ना क्या हो गई परिभाषा विद्युत बल लगा सकता है अन्य आवेश पर विद्युत बल लगा सकता है वह कहलाता है आपके विद्युत क्षेत्र फिर आता है आपके विद्युत बल F सदिश विद्युत बल F सदिश विद्युत बल में विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण है उस पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र कहलाता है F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यों सदिश E है ना और अगर पॉजिटिव है यहाँ पॉजिटिव है तो धनावेश है धनावेश के कारण है और नेगेटिव है तो ऋणावेश के कारण है फिर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं और आगे चलते हैं हम आगे देखते हैं बात को आगे बढ़ाते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र में इकाई परीक्षण धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल द्वारा मापी जा सकती है विद्युत बल की क्षेत्रता E सदिश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके F सदिश बटा Q0 परीक्षण आवेश विमा क्या हो जाएगी एक सदिश राशि है मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन बटा कूलम ये हो गया मात्रक विमा क्या हो जाएगी विमा देखो विमा हो गई आपकी जैसे m1 t की पावर 3 और माइनस का 3 है t की पावर और 1 की पावर -1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धनावेश के कारण और ऋणावेश के कारण आपको पता चली गई होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर व ऋणावेश की ओर होती है एक नोट पॉइंट आपको याद रखना है और फिर आगे देखते हैं विद्युत क्षेत्र के प्रकार विद्युत क्षेत्र के प्रकार विद्युत क्षेत्र के प्रकार कौन कौन से हैं एक हो गया समरूप विद्युत क्षेत्र दूसरा हो गया असमरूप विद्युत क्षेत्र पहला क्या हो गया समरूप विद्युत क्षेत्र चित्र देखेंगे थोड़ा सा समरूप विद्युत क्षेत्र टाइम भी तो इम्पोर्टेंट है समरूप विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा आपके ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका परिणाम एवं दिशा एक समान हो अर्थात देखो इस प्रकार एक समान दिशा में एक ही तरफ चल रहे हैं सर परिणाम भी समान और दिशा भी समान समरूप विद्युत क्षेत्र 2 नंबर असमरूप आता है असमरूप विद्युत क्षेत्र असमरूप विद्युत क्षेत्र में क्या हो जाएगा ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका परिमाण समान लेकिन दिशा विपरीत हो या दिशा समान या परिणाम विपरीत हो या दोनों ही अलग अलग हो जैसे इस प्रकार कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है इस प्रकार अलग अलग रूप में हो फिर आता है आपके विद्युत बल रेखा क्या आता है विद्युत बल रेखा विद्युत बल रेखा क्या हो जाती है आपकी विद्युत क्षेत्र में छोड़ा गया कोई धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है वह उसकी विद्युत बल रेखा कहलाती है जिसके संगत कोई आवेश गति करने के लिए बाध्य हो अर्थात
विद्युत बल रेखा आप समझ गए होंगे। विद्युत बल रेखा के कुछ विशेषताएं जो आपने कक्षा 10 में पढ़ी होंगी, विद्युत बल रेखा की विशेषताएं, है ना। कक्षा 10 में तो आपने पढ़ी होंगी विशेषताएं। अभी भी देख लेते हैं, आगे सर चलते हैं आगे की ओर। विद्युत बल रेखा की विशेषता देखते हैं। पहली विशेषता क्या आती है आपकी? पहली विशेषता आती है एकल धनावेश की उपस्थिति में बल रेखा धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत पर समाप्त होती है। एकल धनावेश में, है ना। फिर एकल ऋणावेश में विद्युत बल रेखा अनंत से प्रारंभ होकर ऋणावेश की तरफ आती है। धनावेश हो तो क्या होता है आपके, प्रारंभ से ऋणावेश की तरफ, अनंत की तरफ जाती है। लेकिन ऋणावेश हो तो प्रारंभ की ओर आती है। कहाँ से? अनंत से। फिर धनावेश व ऋणावेश दोनों की उपस्थिति में विद्युत बल रेखा धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। दोनों अगर एक साथ हो तो धनावेश से ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है भैया। फिर दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तीसरा हो गया। चौथा, काटती नहीं है दो विद्युत बल रेखाएं। दो बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि कटान बिंदु बनेगा तो वहां से दो मान निकलेंगे और वो जो कि संभव नहीं है। विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है ना। परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। विद्युत बल रेखा सदैव खुले वक्रों में गमन करती है, जबकि चुंबकीय बल रेखा बंद वक्रों में गमन करती है। फिर 5 नंबर हो गया, 6 नंबर हो गया, 7 नंबर देख लें। 7 नंबर क्या है? सजातीय आवेशों में विद्युत बल रेखा एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है और विजातीय आवेशों में एक दूसरे के पास आने का प्रयास करती है। विद्युत बल रेखा पृष्ठ के जिस बिंदु से अंदर जाती है तथा जिस बिंदु से बाहर आती है वहां सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है। जैसे मान लो ये पृष्ठ है कोई, इससे इधर बाहर गई तो देखो यहाँ पृष्ठ के लंबवत है, यहाँ 90 डिग्री कोण, यहाँ गई तो यहाँ पृष्ठ के लंबवत है। देखो इस प्रकार कहीं से भी निकालो पृष्ठ के लंबवत ही प्राप्त होती है। जो ये आयत में ज़्यादातर काम करता है, लंबवत, है ना। फिर विद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक रहने दो, छोड़ो। आगे आता है आपकी, कह रहे हो, हाँ आगे आता आवेश घनत्व है। आवेश घनत्व, आवेश घनत्व क्या होता है वो देख लेते हैं भैया। आवेश घनत्व होता है, यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है आवेश घनत्व। रेखिक आवेश घनत्व जिसे लैम्बडा से प्रदर्शित करते हो। पहला क्या हो गया? रेखिक आवेश घनत्व। रेखिक आवेश घनत्व, रेखिक आवेश घनत्व क्या हो गया? लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू बट्टा एम, है ना। क्यू बट्टा एम मात्रक हो जाएगा कूलाम इंटू कूलाम प्रति मीटर। विमा क्या हो जाएगी? m0 L-1 T1 और A1, ये हो जाएगी इसकी विमा परिभाषा। देख लेते हैं। प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की कुल मात्रा रेखिक आवेश घनत्व कहलाती है। अनंत रेखीय आवेश तार के लिए इसका प्रयोग होता है। फिर आती है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व एकांक क्षेत्रफल के लिए हो गई, बस परिभाषा वही है। 2 नंबर आती है आपके पृष्ठीय, है ना, आवेश घनत्व आप लिख ही सकते हो। पृष्ठीय आवेश घनत्व को आप प्रदर्शित करते हो सिग्मा से, तो सिग्मा इज इक्वल होता है क्यू बट्टा ए और कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। विमा क्या हो जाएगी? विमा हो जाएगी आपके L-2 T1 और A1, है ना। फिर 3 नंबर पृष्ठीय हो गया। आगे आता है आपके आयतन आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व पट्टी का, चालक पट्टी का आवेशित चालक गोले के लिए प्रयोग होता है। आयतन, तो आयतन को हम प्रदर्शित करते हैं रो से। रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू बट्टा वी और मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब। तो विमा हो जाएगी आपके L-3 T1 और A1, हाँ। फिर आगे को वीडियो को आगे चलाते हैं। इसका प्रयोग करते हैं आवेशित अचालक गोले के लिए। फिर आता है आपके सतत आवेश वितरण। देखते हैं सतत आवेश वितरण। ये देखो विमा यहाँ थोड़ी सी गायब हो गई, तो ये देख लो विमा। फिर हम आगे देखते हैं रेखिक सतत आवेश घनत्व वितरण और पृष्ठीय सतत आवेश वितरण और आयतन सतत आवेश वितरण। क्या था आपके सतत आवेश वितरण?
सतत आवेश वितरण क्या होता है? सतत आवेश वितरण होता है आपके यदि आवेश किसी तार पर एक समान रूप से वितरित हो तो सतत आवेश वितरण कहलाता है। जो हो जाएगा पहला हो जाएगा रेखिक सतत आवेश वितरण। रेखिक सूत्र बन जाएगा आपके E इज इक्वल टू के लैम्बडा डॉट इंटीग्रेशन dl बटा आर स्क्वायर, dl बटा आर स्क्वायर डॉट आर कैफ। ये हो जाएगा इसका सूत्र। फिर पृष्ठीय सतत आवेश वितरण, यदि आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो तो पृष्ठीय आवेश सतत वितरण कहलाता है। पृष्ठीय के लिए सूत्र क्या हो जाएगा आपके? पृष्ठीय के लिए सूत्र हो जाएगा E इज इक्वल टू के सिग्मा डॉट dl की जगह क्या हो जाएगा dA बट्टा आर स्क्वायर डॉट आर कैफ, है ना, आर स्क्वायर डॉट आर कैफ। फिर आता है आयतन सतत आवेश घनत्व, यदि आवेश किसी आयतन में एक समान रूप से वितरित हो, जैसे घनाभ हो गया या घन हो गया, उनमें से किसी में वितरित हो तो फिर क्या है? तीसरा आयतन, और आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू के रो डॉट डी, अब ए और एल की जगह क्या हो जाएगा? V हो जाएगा बट्टा आर स्क्वायर डॉट आर कैफ। ये हो जाएगा तीनों का सूत्र। फिर देखते हैं हम विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स होता क्या है? विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ के संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहलाती है ना, संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहलाती है। यदि पृष्ठ खुला हो, जैसे मान लो पृष्ठ खुला हो और इसे फाई इससे प्रदर्शित करती हो आप अग विद्युत फ्लक्स को, लेकिन कोरा फ्लक्स को केवल फ्लक्स को आप फाई से प्रदर्शित करते हो। यदि खुला हो, एक तो खुला हो आवेश, जैसे खुले में क्या आ गया, जैसे सीधा तार आ गया, और बंद में आ गया जैसे गोला। बंद हो, खुला हो तो इंटीग्रेशन इस प्रकार लिख सकते हो, लेकिन बंद हो तो इंटीग्रेशन को भी बंद करना पड़ेगा। और फाई का मात्रक क्या होता है? मात्रक हो जाएगा आपके न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर, स्क्वायर मीटर का भी स्क्वायर। और क्या देखें? विमा देखें, विमा हो जाएगी आपके M1 L3 T3 और A-3 A-1। ये हो जाएगी आपके विद्युत फ्लक्स की विमा। विशेष स्थिति आती है विद्युत फ्लक्स की दो, है ना, दो स्थितियाँ हैं। एक तो होती है धनात्मक अवस्था, एक होती है ऋणात्मक अवस्था, और एक होती है शून्य अवस्था। फिर आता है आपके विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव तो नोट्स में पढ़ने वाली बात है, वो तो यहाँ समझाने लायक नहीं है। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है वो देख लेते हैं थोड़ा। विद्युत द्विध्रुव समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर व्यवस्थित हो तो यह बनी व्यवस्था विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। और एक होता है आपके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण होता है तो आघूर्ण लग जाता है क्या? विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की अति अल्प दूरी का गुणनफल ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव तो हो गया, है ना, दो अति अल्प दूरी के व्यवस्थित हो तो बनी व्यवस्था विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को आप प्रदर्शित कर सकते हो P से, और P की वैल्यू होती है 2 × QA, है ना। मात्रा क्या हो जाएगा? कूलम इंटू मीटर। विमा हो जाएगी L1 T1 और A1। ये हो जाएगी आपकी विमा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। फिर आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं बात। तो आता है आपके विद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है जिसकी दिशा विद्युत द्विध्रुव से ऋणात्मक से धनावेश की ओर होती है। ऋणावेश से धनावेश की ओर दिशा होती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति आती है और एक आती है अक्षीय स्थिति, है ना। फिर देखते हैं आगे क्या देखते हैं। समरूप विद्युत क्षेत्र की बात कर ही ली हमने, काफ़ी आपके लेसन हो भी गया है, और समरूप विद्युत द्विध्रुव की हो गई। फिर आगे देखें तो गाउस का नियम आता है आगे। गाउस का नियम क्या कहता है वो देख लेते हैं हम।
गाउस का नियम ही लास्ट बचा है, बस लगभग 10 से 15 मिनट में हो जाएगा कंप्लीट। वन शॉट वीडियो बहुत थोड़ी स्पीड से बनाई है, तो इसके लिए आप माफ़ी चाहता हूँ। वैज्ञानिक गाउस ने विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ में से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, अर्थात गाउस का जो नियम है बंद काल्पनिक वक्रों के लिए बात समझ में आ गई, तथा उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश के मध्य एक संबंध प्रतिपादित किया जिसे गाउस का नियम कहते हैं। वैज्ञानिक गाउस ने जिस काल्पनिक पृष्ठ की खोज की उसे गाउसी पृष्ठ कहते हैं। गाउसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एक समान रहता है। ये तो हो गई गाउस के बारे में बातचीत। फिर देखते हैं नियम। गाउस के नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश समेशन क्यू तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात फाई ई इज इक्वल टू होता है आपके समेशन क्यू बट्टा एप्सिलॉन 0। नोट एप्सिलॉन 0 इज इक्वल एप्सिलॉन फाई ई इज इक्वल टू हो सकता है या तो फाई ई की वैल्यू क्या हो सकती है आपके इंटीग्रेशन बंद या तो ई डी एस सदिश में सदिश लगा दो, और या हो सकती है आपके फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन खुला ई सदिश डॉट डी एस, है ना, दोनों रूप में हो सकती है। और ये किसके बराबर होती है आपके समेशन क्यू बटा एप्सिलॉन 0 के बराबर होती है। फिर विशेष बिंदु देखें गाउस के नियम के विशेष बिंदु। यदि गाउस विशेष बिंदु स्पेशल पॉइंट क्या हो जाएगी, यदि गाउसीय पृष्ठ में आवेशों का बीजगणितीय योग धनावेश है यानी प्लस है तो संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान भी धनावेश होगा। इसे निर्गत विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या परिभाषा आ गई आपके निर्गत विद्युत फ्लक्स की, अगर मान बीजगणितीय योग धनावेश में है अगर पॉजिटिव चार्ज में है तो संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान भी धनावेश होगा। और दूसरी तो है परिवेशित विद्युत फ्लक्स, यदि समेशन क्यू का मान ऋणावेश है तो फाई ई का मान भी ऋणावेश में होगा। निर्गत में तो क्या है, अगर फाई ई पॉजिटिव है तो क्या पॉजिटिव होगा, विद्युत फ्लक्स पॉजिटिव है होगा तो आवेशों का बीजगणितीय योग समेशन क्यू भी पॉजिटिव है ये होगा। अगर समेशन क्यू अगर नेगेटिव है तो फाई ई भी नेगेटिव होगा। दोनों पॉइंट एक ही बात समझा रहे हैं, लेकिन ये परिवेशित विद्युत फ्लक्स होता है और वो होता है आपके निर्गत विद्युत फ्लक्स। यदि गाउसीय पृष्ठ में आवेशों का बीजगणितीय योग का मान शून्य है तो संबद्ध विद्युत फ्लक्स भी शून्य होगा। अगर जो समेशन क्यू का मान अगर शून्य होगा तो विद्युत फ्लक्स ही शून्य हो जाएगा। और गाउस ने 3 स्थितियां बताई है, ये हो गई पहली, ये हो गई ये समेशन क्यू इज इक्वल टू अगर 0 है तो फाई ई भी क्या होगा 0, क्योंकि समेशन क्यू 0 बटा ई एप्सिलॉन 0 की कोई मान नहीं होगा, फिर कितना भी मान रख दो। गाउस ने दिए आपके 3 प्रश्न, एक दिया त्रिभुज, एक दिया आयत और एक दिया गोला। इसमें क्यों आवेश मान लो, क्यों आवेश मान लिया तीनों में, तो समेशन क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया क्यों, इसमें भी समेशन क्यों, इसमें भी समेशन क्यू इज इक्वल टू क्यों हो गया। अब मान रख दो फाई ई इज इक्वल टू क्यू बट्टा एप्सिलॉन 0, फाई ई इज इक्वल टू क्यू बट्टा एप्सिलॉन 0, फाई ई इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0। अब तीनों का मान समान आ रहा है। गाउसीय पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान गाउसीय पृष्ठ के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता, ये बात सिद्ध कर रहा है आपके, है ना। और कहीं पर भी बिंदु ले लो उनका मान तीनों का योग वैसे आना है, बराबरी आना है, कहीं भी ले लो चाहे बिंदु, आपकी इच्छा हो जहाँ ले लो बिंदु, है ना। ये हो गई बात गाउसीय पृष्ठ की। फिर गाउस ने 3 अनुप्रयोग किए थे, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित रेखीय तार के निकट बिंदु पर, और दूसरा किया था आपके अनुप्रयोग किया था, दूसरा अनुप्रयोग था अनंत विस्तार के अचालक परत पर अर्थात परावैद्युतांक पट्टी पर, और तीसरा अनुप्रयोग किया था गाउस ने एक समान आवेशित चालक गोलीय कोश के कारण ठोकला गोला लिया तो कोई, है ना। ये हो गई बात गाउस से संबंधित। तो आज का वीडियो करते हैं समाप्त। आप चैनल को लाइक करो, वीडियो को भी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटा दबाओ।
शॉर्ट वीडियो ये आपके एकदम वन शॉट में शॉर्ट वीडियो है और शेयर करो। लगभग 1 घंटे की वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा। मैं जानता हूँ आप 1 घंटे से प्लस वीडियो देखना पसंद नहीं करते, कोई पसंद नहीं करता है, मैं भी नहीं करता हूँ। मैं भी क्लास 12th में ही हूँ, मैं भी पसंद नहीं करता हूँ 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो देखना। इसलिए मैंने आपकी सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 1 घंटे की वीडियो बनाई है। तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।